अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ वजीहा बतूल और मैं हूँ रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। हम दुश्मन अनासर ने पेशावर की मस्जिद में नमाजियों को भी खून में नहला दिया। किस्सा खानी बाजार की जामे मस्जिद इमामिया में दहशतगर्द ने मुंबर के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश धमाके में शोधा की तादाद 57 हो गई, 194 अफराद जख्मी भी हुए हैं। हम दुश्मन अनासर ने पेशावर की मस्जिद में नमाजियों को खून में नहला दिया। किस्सा खानी बाजार की जामा मस्जिद इमामिया में दहशतगर्द ने मिंबर के करीब खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश धमाके में शोहदा की तादाद 57 हो गई, 194 अफराद जख्मी हो गए। पेशावर के मसरूफ तरीन इलाके किस्सा खानी बाजार का कूचा रिसालदार इस वक्त जोरदार धमाके से गूंज उठा जब जामे मस्जिद इमामिया में नमाज जुम्मा का खुतबा जारी था। दहशतगर्द ने मस्जिद में घुसकर नमाजियों के दरमियान खुद को धमाके से उड़ा लिया। अलमनाक वाक़े की CCTV भी सामने आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि हमला आवर ने पहले मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस एहलकारों पर पिस्तौल से फायरिंग की और फिर अंदर दाखिल होकर खुदकुश हमला किया। एक खुदकुश हमलावर इस रास्ते से आया है और उसने आके पहले जो वॉलंटियर्स हैं उन पे फायर किया। उस फायर के दौरान हमें बिल्कुल समझ नहीं पड़ी, हमने अपने आप को बचाना भी ज़ाहिर है बचाना था, और उसके बाद उसने आके जो पुलिस गार्ड है उसके ऊपर फायर किया है और फायर करता हुआ वो मस्जिद के अंदर भाग गया। हमने रेजिस्ट करने की कोशिश की लेकिन उस दौरान उसने धमाका कर दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जहां अंसारी के मुताबिक धमाके में 5 से 6 किलोग्राम बारूद और बॉल बेयरिंग इस्तेमाल किए गए। धमाके में 5-6 किलो के करीब हाई एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ है, बॉल बेयरिंग उसमें मौजूद थे। कुछ धमाके के नतीजे में शहीद होने वालों में खतीब मस्जिद अल्लामा इरशाद हुसैन खलील और 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। धमाके के नतीजे में मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि इतराफ की इमारतों के भी शीशे टूट गए। पुलिस ने मस्जिद से दहशतगर्द का पिस्तौल कब्जे में ले लिया। ज़राए के मुताबिक मस्जिद में खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द को शनाख्त करने की कोशिश जारी है। पेशावर के खुदकुश धमाके में शहीद 2 पुलिस एहलकारों समेत 27 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत दीगर हुकाम ने पुलिस लाइन्स में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत की। शहर की फ़ज़ा सोगवार है, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर खुदकुश धमाके में शहीद अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा कि वो ज़ख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआगू हैं। पेशावर में इमाम बारगाह पर दहशत गर्दाना हमले के तनाजुर में ज़ाती तौर पर ऑपरेशन की निगरानी कर रहा हूँ। हमारे पास तमाम मालूमात मौजूद हैं कि दहशतगर्द कहाँ से आए। हम पूरी ताकत के साथ दहशत गर्दों का पीछा कर रहे हैं। CCTV और CTD एजेंसियों से राबते में भी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत है कि ज़ाती तौर पर मुतासर अफराद से मुलाकात करेंगे। CTD और एजेंसियों से राबते में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत की है कि ज़ाती तौर पर मुतासर अफराद से मुलाकात करेंगे। पेशावर की जामा मस्जिद इमामिया में खुदकुश धमाके के खिलाफ कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। नुमाइश रंगी पर वाक़या महफिल शाह खुरासान इमाम बारगाह से निकाली जाने वाली रैली में अलामा मुख्तार इमामी, अलामा बाकर अब्बास ज़ैदी, अलामा सादिक जाफरी, IS कराची के सदर, मरकज़ी तंजीम मज़ादारी के सदर SM नकी, अलामा सादिक तकवी, अलामा मुबशिर हसन, अलामा अली अनवर समेत कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। रैली ज़ैनब मार्केट और फवारा चौक से होती हुई गवर्नर हाउस पहुंची। रैली के शुरका ने गवर्नर हाउस के गेट के सामने धरना देकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अफगान तालिबान ने पेशावर की किस्सा खानी बाजार की जामे मस्जिद में होने वाले धमाके की मजम्मत कर दी। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट में कहा कि आम शहरियों और नमाजियों पर हमले की कोई वजह मुनासिब नहीं है। वाक़ई के तमाम मुतासरीन से हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। पेशावर धमाके के बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड का बयान भी सामने आ गया है। आपको अपडेट करेंगे। पेशावर धमाके के बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड का बयान भी सामने आ गया है। एंड्रयू मैकडोनाल्ड का कहना है कि हमारी हमदर्दी पेशावर के लोगों के साथ है। जब से पाकिस्तान पहुंचे हैं हमारी टीम महफूज हाथों में है, लेकिन अगर हालात तब्दील होते हैं तो तमाम फैसले माहिरीन की राय की बुनियाद पर करेंगे। दीगर खबरों का रुख करें। आपको बताएं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। FATF का वर्चुअल इजलास 1 मार्च से 4 मार्च तक पेरिस में जारी रहा, जिसमें पाकिस्तान के बारे में एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट पर गौर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक FATF ने जुम्मे के रोज ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल रहेगा, जबकि पाकिस्तान ने 2018 के एक्शन प्लान के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर लिया है। और अब रुख करेंगे सियासी मंजरनामे का। अपोजिशन ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए सरगर्मियां तेज कर दी। तब्दीली सरकार ने भी अपोजिशन की चाल नाकाम बनाने के लिए तगड़ी हिकमत अमली तैयार कर ली। तफसीलात क्या है, देखिए इंतजार हैदरी की इस रिपोर्ट में।
वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने पर सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई। बिलावल भुट्टो ने खुर्शीद शाह और यूसुफ रजा गिलानी को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए दोनों रहनुमाओं को टास्क दिया गया है। खुर्शीद शाह और यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। खुर्शीद शाह और यूसुफ रजा गिलानी के राब्तों के बाद तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से भी तगड़ी हिकमत अमली तय कर ली गई। जराये के मुताबिक हुकूमत ने पंजाब और वफाक में मुस्लिम लीग काफ को बड़ी पोजीशन देने का फैसला कर लिया। पंजाब में मुस्तकबिल के सियासी फैसलों का इख्तियार भी परवेज इलाही को देने की पेशकश की गई है, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी तहफ्फुजात को दूर करने पर वर्किंग मुकम्मल कर ली गई। जराये के मुताबिक हुकूमत को अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद हर सूरत में नाकाम दिखाई देती है और हुकूमत ने चैलेंज किया है कि अपोजिशन अब अपनी जोर आजमाई और तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा करे। इंतजार हैदरी, GTV, इस्लामाबाद। और अब खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाक ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच के दूसरे रोज कौमी टीम 245 रन एक खिलाड़ी आउट से खेल का आगाज करेगी। इमामुल हक 132 और अजहर अली 64 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। मैच से कबल दोनों टीमें लेजेंडरी क्रिकेटर शेन वॉर्न को खराज अकीदत भी पेश करेंगे। 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी। 24 साल बाद पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज पिंडी स्टेडियम में शुरू। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज किया। 105 रन की शराकत के बाद अब्दुल्ला शफीक 44 रन बनाकर कैच आउट हो गए। क्रीज पर मौजूद इमामुल हक ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया और 2 छक्कों और 15 चौकों की मदद से टेस्ट मैच में अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की। पहले दिन के खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 245 रन बनाए। इमामुल हक 132 और अजहर अली 64 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रावलपिंडी में तारीखी टेस्ट का आज दूसरा रोज है। तमाशाई बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तान के नाम रहा, जहां पाकिस्तानी बल्लेबाज ही छाए रहे। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज हैदर शिराजी से। हैदर, बताइएगा मैच कितने बजे शुरू होगा और शाही की नई क्रिकेट जो है वो कितने पुरजोश नजर आ रहे हैं आपको? जी, रावलपिंडी में चूंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद पाकिस्तान आई है तो ये आज टेस्ट का दूसरा रोज़ है। कल भी शौकीन बड़ी तादाद में यहाँ स्टेडियम पहुँचे थे और चूँकि NCOC की जानिब से कहा गया है कि 100% तमाशाई आएंगे, तो अब यहाँ पर स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, इसके अलावा स्टूडेंट्स से हट कर भी आम शहरी जो हैं वो बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। कल पाकिस्तानी टीम ने ख़ासकर बैटिंग में बेहतरीन परफॉर्म किया। इसमें यहाँ ओपनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा अजहर अली और इमामुल हक की सेंचुरी की वजह से यहाँ पाकिस्तान 245 रन बना सका। और इसके अलावा यहाँ आज जिस वक्त मैच शुरू होगा उसके साथ ही जो ऑस्ट्रेलवी मायानाज बॉलर शेन वॉर्न के इंतकाल की वजह से आज ये स्पोर्ट्स सेंटर में सहाफ़ियों ने फैसला किया है कि उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब होगी। तमाशाई भी इस वक्त बड़े पुरजोश हैं कि यहाँ पर क्रिकेट वापस आई है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चूँकि पाकिस्तान के बल्लेबाज बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए हैं और बड़ी तादाद स्टेडियम का रुख कर रही है। हैदर शिराजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दुनियाई क्रिकेट के अजीम लेग स्पिनर शेन वॉर्न 52 बरस की उम्र में थाईलैंड में इंतकाल कर गए। उन्होंने 15 बरसों पर मुहित करियर में 708 टेस्ट विकेटें ली और 194 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 293 खिलाड़ियों को आउट भी किया है। शेन वॉर्न की गुगली को कौन भूल सकता है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक शेन वॉर्न थाईलैंड के इलाके कोसाम्बी में अपने विला में मुर्दा हालत में पाए गए। इत्तलात के मुताबिक शेन वॉर्न का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने की वजह से हुआ। ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए 24 घंटों के दौरान दूसरी बुरी खबर है। रॉड मार्श भी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। शेन वॉर्न का शानदार बैनुल अक़वामी कैरियर 15 बरसों पर मुहित था, जिसमें उन्होंने 708 टेस्ट विकेटें हासिल की। उन्होंने 194 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 293 खिलाड़ियों को आउट किया। शेन वॉर्न ने कैरियर में बुरा वक्त भी देखा जब उन पर 2003 के वर्ल्ड कप से कबल ड्रग इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई। उन्हें सन 2000 में 20वीं सदी के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल किया गया। उनका दुनियाई क्रिकेट में एक इनिंग में 10 खिलाड़ी आउट करने में दूसरा नंबर है। वो श्रीलंका के मुरलीधरन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर हैं। शेन वॉर्न के इंतकाल पर साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स ने अफसोस का इजहार किया। कोयटा में बरसाती नालों पर कब्जा माफिया का राज। शहर के बरसाती नालों पर कच्ची आबादियां कायम कर दी गई, जबकि एंटी इंक्रोचमेंट सेल भी कब्जा माफिया के खिलाफ कोई इकदाम करता नजर नहीं आ रहा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान।
जी हाँ बिल्कुल, कोयटा शहर में बरसाती नाले तो मौजूद है, लेकिन बरसाती नालों पे कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा कर रखा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बरसाती नाले मौजूद है वहाँ पे कच्ची आबादियाँ कायम की जा चुकी है, या फिर अभी भी तामीरात का जो सिलसिला है वो जारी है। इस सिलसिले में जो एंटी इंक्रोचमेंट सेल है वो भी कब्ज़ा माफिया के सामने बेबस नज़र आ रहा है। उनकी कोई कार्रवाइयाँ जो है वो सामने नहीं आ रही है कि तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए वो कोई इक़दाम कर रहे हैं। हमने इस सिलसिले में मौक़िफ़ लेने के एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा से रब्ता किया, ताहम उन्होंने अपनी मसरूफियात को वजूहात बनाते हुए कई मरतबा जो हमें मौक़िफ़ देने से मना किया है। शहरी भी जो हैं कोयटा शहर के वो भी काफ़ी तशवीश में मुब्तला है। उनका कहना है कि यहाँ पे बरसाती नाले जो हैं वो बारिश के पानी के निकास के लिए तो बनाए गए हैं, लेकिन जब कोयटा शहर में बारिश होती है तो बरसाती नालों पे कायम तजावुज़ात है, उसकी वजह से वो पानी जो है निकास नहीं किया पाता है, जिसकी वजह से जो सीवरेज का पानी है और बारिश का पानी मिल के सड़कों पर आ जाता है, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने इंतज़ामिया से और हुकूमत से मुतालबा किया है कि बरसाती नालों को कब्ज़ा माफिया से आज़ाद कराया जाए ताकि जो निकासी आप का निज़ाम है वो बेहतर हो सके। जी, मेहनत और सब्र का फल ज़रूर मिलता है, शर्त सिर्फ तसलसल की है। ऐसा लियारी और बल्दिया से ताल्लुक़ रखने वाले दो नौ उम्र फुटबॉलर्स के साथ हुआ जब वो एक ऐसी टीम का हिस्सा बन गए जो उनको यूरोप में तरबियत की सहूलत फराहम करेगी। इस सिलसिले में तफसीलात जान लेते हैं इसहाक बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में दी फुटबॉल अहदेदारों की ग्रुप बंदी की वजह से जवाल के निचले दर्जे पर पहुंच चुकी है। ताम खुशाइन बात यह है कि इस खेल की सरपरस्ती करने वाले अब भी मायूस नहीं। ग्लोबल स्नूकर वेंचर के तहत मुल्क भर में 20 नौजवान फुटबॉलर्स का चुनाव किया गया जो एक माह तक एयरलैंड में फुटबॉल की जदीद तरबियत हासिल करेंगे। इनमें कराची यूनाइटेड अकेडमी के 2 फुटबॉलर भी शामिल हैं। हमेशा इस बात पे भरोसा रखते हैं कि आपने मुसलसल साल भर काम करते रहना है, उस मेहनत का सिला कहीं ना कहीं पे मिलेगा। एज ए टीम मिले या एज एन इंडिविजुअल मिले, पहले हमारी टीम को भी सक्सेस मिला है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में हम अपने प्लेयर्स से हमेशा ये बात कर रहे थे कि आप अपनी मेहनत को जारी रखो हमारे साथ। तरबियत के लिए मुंतखब लियारी के जवान हुसैन अहमद ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी मेहनत का समर मिल गया। मैं 8 साल की उम्र से फुटबॉल कर रहा हूँ और मैं पहले लियारी में खेलता था गावल पार्क में रात को, फिर मैं जाफा अकेडमी ज्वाइन किया। जाफा में बहुत मेहनत करके फिर केयू में आया, केयू के अकेडमी में अभी आगे जाने का तैयारी है और मैं अभी जीएसपी की तरफ से सेलेक्ट भी हुआ हूँ। बल्दिया के शेख हमदान ने कहा कि दिन रात की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। बल्दिया में फुटबॉल स्टार्ट की थी तकरीबन 8 साल पहले, तो वहाँ अंडर 16 कराची यूनाइटेड के इवेंट्स चलते थे, उनमें मैंने खेला था। फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई कराची यूनाइटेड के लिए अंडर 16 अकेडमी में, और उसके बाद मेरी अंडर 16 पाकिस्तान फुटबॉल टीम में 15 में हुई थी सिलेक्शन। पाकिस्तान के नौजवान फुटबॉलर के लिए ग्लोबल स्नूकर वेंचर एक शानदार प्रोग्राम है। उम्मीद है कि ज़ेब खान अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। मर्दान में सूबाई हुकूमत की जानिब से एक रोज़ा यूथ टेक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा और तालिबात ने शिरकत की। देखिए नियाज मोहम्मद की ये रिपोर्ट। मर्दान में सूबाई हुकूमत की जानिब से एक रोज़ा यूथ टेक फेस्टिवल मुनक़िद किया गया, जिसमें सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा और रिसर्चर ने शिरकत की। यूथ टेक फेस्टिवल से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर आतिफ खान ने कहा कि तरक्की के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत सबसे अहम है। पाकिस्तान IT एक्सपोर्ट 3 सालों में 2.5 बिलियन तक पहुँच गई है। आइंदा 5 सालों में IT एक्सपोर्ट 25 अरब तक पहुँच सकती है, जबकि पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ी फ्रीलांस मार्केट बन गया है। तरीके से काम हो रहा है। इंशाल्लाह सिर्फ IT की एक्सपोर्ट जो है वो उम्मीद है कि अगले 5 साल में 25 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। हमने साइंस और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इवेंट मर्दान में भी रखा है, क्योंकि यहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आबादी है, बहुत यंग लोग हैं, तो हमने मर्दान में ये एक्टिविटी रखी है। उसमें मुख्तलिफ लोगों का इंटरेक्शन हुआ है, बिजनेस कम्युनिटी से लोग आए हैं, पाकिस्तान के बाहर के लोग आए हैं। तकरीब में मौजूद तलबा ने कहा कि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी की अहमियत बढ़ गई है। तलबा के लिए ऐसी इवेंट इंतहाई अहमियत के हामिल है। अपने प्रोजेक्ट को यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ और भी बहुत से यूथ आ रहे हैं, तो वो भी ऐसे बहुत इनकरेज हो जाएंगे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आतिफ खान ने कहा कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के क़याम से फेसबुक, अमेजोन और गूगल जैसी कंपनियों को पाकिस्तान लाएंगे। IT ट्रेंड रिसोर्स पैदा करने के लिए 8 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। सूबाई वजीर ने कहा कि इवेंट में शुरुआती साबित हुआ कि नौजवान IT फील्ड में दिलचस्पी ले रही है। न्याजुमन, GTV न्यूज़, मर्दान। शायर इनकलाब फैज़ अहमद फैज़ की याद में छठे सहरूज़ा फेस्टिवल का लाहौर में आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब में इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखने वाली मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन ने शिरकत की। मोहम्मद ईशान नवाज की रिपोर्ट देखिए।
الحمرہ لاہور میں سجا فیض فیسٹیول کا افتتاح بے مثال شاعر فیض احمد فیض کی تصاویر پر مبنی نمائش سے کیا گیا۔ فیسٹیول میں 50 سے زائد نشستوں میں کئی مندوبین شرکت کریں گے۔ فیض احمد فیض کی صاحبزادی منیزہ ہاشمی کہتی ہیں کہ جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں وہاں فیض احمد فیض کو پڑھا جاتا ہے۔ پورا کا پورا ایک فینومنا تھے جو 34-35 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ آج بھی اسی طرح زندہ ہے۔ جب میں کسی سے بات کرتی ہوں تو سب یہ کہتے ہیں جی فیض زندہ ہے۔ فیض احمد فیض کے نواسے عدیل ہاشمی کہتے ہیں کہ فیسٹیول کی خوبصورتی ہے کہ ہر کسی کو اجازت ہے کہ وہ کھل کر بات کرے، اختلاف رائے کا اظہار کھل کر کر سکتے ہیں۔ اس قسم کا جب کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی پلیٹ فارم ہوتا ہے تو گھٹن کم ہوتی ہے، ہنسنے کھیلنے کا موقع ملتا ہے، کچھ گفتگو سننے کا موقع ملتا ہے، مختلف گفتگو سننے کا موقع ملتا ہے، اختلاف کرنے کا موقع ملتا ہے، اختلاف سہنے کا جو ایک تہذیب اور طریقہ ہے وہ آتا ہے۔ افتتاحی تقریب میں معروف آرٹسٹ سلیمہ ہاشمی، کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرہ ذوالفقار علی زلفی نے شرکت کی۔ فیض فیسٹیول 6 مارچ تک جاری رہے گا۔ کیمرمین محمد علی کے ساتھ محمد ذیشان نواز، GTV نیوز لاہور۔ روس کی یوکرین میں نویں روز بھی پیش قدمی جاری ہے۔ یوکرین نے رشین آرمی کے 9000 سے زائد فوجیوں کو مارنے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کے بیان نے یوکرین کو چکرا کر رکھ دیا۔ نیٹو اجلاس میں انٹونی بلنکن نے کہا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن یوکرین میں روس سے لڑنا ہی نہیں چاہتے۔ نیٹو نے بھی یوکرین میں نو فلائی زون قائم کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ روس کی یوکرین کے ساتھ لڑائی 9ویں روز بھی جاری رہی۔ یوکرین نے 9000 سے زائد روسی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ روسی پیش قدمی سے پریشان امریکی وزیر خارجہ نیٹو اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز پہنچ گئے۔ اپنے بیان میں کہا وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسرے ہی بیان میں کہہ ڈالا یوکرین میں روس کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے۔ امریکی وزیر خارجہ کے بیان نے یوکرین کے ساتھ دنیا بھر کو چکرا دیا۔ روس کے حملوں سے بچنے کے لیے یوکرین نے نیٹو سے نو فلائی زون قائم کرنے کی اپیل کی، جسے نیٹو نے مسترد کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ غیر ضروری کشیدگی کو ہوا نہ دی جائے۔ روس کا پڑوسی ممالک سے متعلق کوئی برادرانہ نہیں ہے۔ اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ روسی صدر نے مشورہ دیا ہے کہ تناؤ پیدا نہ کریں، نہ ہی کوئی پابندیاں لگائیں۔ پڑوسی ممالک کو روس کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ملک کو تعلقات معمول پر لانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پابندیوں سے یقیناً ہمیں نقصان ہوا ہے، لیکن پابندیاں لگانے والے خود بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ روس کا پڑوسی ممالک سے متعلق کوئی برا ارادہ نہیں ہے۔ انڈونیشیا کے صوبے پاپوا میں مسلح علیحدگی پسندوں نے ایک دور افتادہ علاقے میں ٹیلی کمیونیکیشن کے کھمبے کی مرمت کرنے والے 8 ٹیکنیشینز کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ انڈونیشی فوجیوں کے مطابق اس حملے میں ایک ٹیکنیشین بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اس واقعے سے متعلق معلومات فراہم کی۔ اس حملے کی ذمہ داری ویسٹ پاپوا نیشنل لبریشن آرمی نے قبول بھی کر لی۔ اس تنظیم کے مطابق وہ پہلے ہی انڈونیشی سویلینز کو خبردار کر چکی ہے کہ وہ اس جنگ زدہ علاقے میں آنے سے گریز کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ GTV network.tv۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز، جی پاکستان کے لیے۔